बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान ख़ान कार्बन्स कंपाउंड के इस सेगमेंट में नोमेनक्लेचर पे डील करेंगे। लास्ट क्लास में मुझे याद आ रहा है मैंने पढ़ाया था आपको फंक्शनल ग्रुप और हाइड्रोकार्बन का एक क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग आज हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर का सिस्टम पढ़ेंगे। तो एक एक करके डील करते हैं। हाइड्रोकार्बन के अंदर सबसे पहले अल्केन। अल्केन कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं, उसके बाद नोमेनक्लेचर का सिस्टम जानेंगे। पहली बात, क्या इसे हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे? दूसरा, पैराफीन कहेंगे। तीसरा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ये सब के सब। चौथी बात, ये स्टार्ट्स हो जाता है फर्स्ट कार्बन मिथ से। सैचुरेटेड इसलिए क्योंकि only having sigma bond, no pi bond या मल्टीपल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बोलो या सिंगल बॉन्ड बोलो। मॉलिक्यूलर फार्मूला है CnH2n+2, जहाँ n = 1 2 एवं n की वैल्यू 1 भी रह सकती है। इसका IUPAC नेम लिखने का जो पैटर्न है वो पैटर्न ये है कि अगर ब्रांचिंग आता है तो ब्रांचिंग को अल्काइल कहते हैं और उसके अलावा अल्केन। ये जो अल्काइल लिखा है ये अल्काइल है ब्रांचिंग, या इसी को कहते हैं साइड चेन। आगे समझाएंगे क्या है। जबकि ये जो अल्क है इसे हम लोग पेरेंट कार्बन चेन कहेंगे। शॉर्ट में मैं इसको PCC कहता हूँ, या मेन कार्बन चेन कहेंगे, या लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन कहेंगे। तो दो अल्क आएगा, एक आइल एक एन के साथ। तो ये IUPAC में लिखने का पैटर्न है। चूंकि आज डिस्कशन सिर्फ इसी पर होगा और इसी के साथ हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पढ़ेंगे और साथ में एक फार्मूला और पढ़ेंगे जिसका नाम है एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये एक सिस्टम है
अल्केन के बारे में कि उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। हम लोग पहले ही डील कर चुके हैं, एन के माने होते थे सिंगल बॉन्ड या एब्सेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड नहीं होगा तो नो पाई बॉन्ड, नो मल्टीपल बॉन्ड। ये इस तरीके से सिस्टम समझा जाता है। टोटल सिग्मा बॉन्ड बनाने का आपको यहीं पे एक तरीका बता देते हैं। 7वां, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। टोटल सिग्मा बॉन्ड, टोटल सिग्मा बॉन्ड निकालने का तरीका ये होगा कि x + y - 1। इसके माने क्या हुए कि x, मैं कहता हूँ नंबर ऑफ कार्बन को x, जो फॉर्मूला आप बनाएंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसमें x कहलाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। और y हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर को ऐड करके 1 माइनस कर दीजिए। ये एक जनरल बातें आपको सिखा दी गई सिग्मा बॉन्ड निकालने की। तो कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर को ऐड करके मैं 1 माइनस कर दूंगा, टोटल सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, हर जगह आ जाएगा टोटल सिग्मा बॉन्ड। इसमें सिर्फ सिग्मा ही बॉन्ड होता है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड जो आएगा उसे हम टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड भी कहेंगे। तो अब हम लोग एक एक करके डील करेंगे। ये सारी बात तो मैंने बता दी जो थ्योरेटिकल थी कि अल्केन के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती है। हम लोग पहले कार्बन से शुरू कर रहे हैं। मान लो सिर्फ एक कार्बन हो तो एक कार्बन के साथ क्या 4 हाइड्रोजन होंगे? इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के हिसाब से अगर कार्बन को 1 रखता हूं, यानी n की जगह पे 1 रखता हूं, तो 1 यहां पर भी 1 रखो, 2 × 1 2, 2 + 2 4। तो स्ट्रक्चर CH4 का इस तरह से बनेगा कि एक कार्बन है और सब जगह सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड। ये कहलाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या स्ट्रक्चरल डायग्राम। दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये जो लिखा गया है इसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मतलब ये है कि इस पूरे स्ट्रक्चर में जितने कार्बन उसको एक साथ लिखना, जितने हाइड्रोजन उसको एक साथ लिखना। तो इसी को हम लोग अगर नोमेनक्लेचर में लिखें तो हम लोग इसको लिखेंगे एक कार्बन है तो मिथ, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है। मैंने कहा था एब्सेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज कॉल्ड एन। तो ये बेटा हो गया मीथेन। IUPAC में भी इसका नाम मीथेन है और इसका कॉमन नेम, ट्राइबल नेम भी मीथेन ही है। बहुत सिंपल हाइड्रोकार्बन है, तो हम लोग मीथेन को सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन या सिंपलेस्ट अल्केन, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन या सिंपलेस्ट अल्केन। इसके 1-2 नाम और याद रखिए। इसको हम लोग फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर से जो CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या बायोगैस, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। साथ में ये मीथेन ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ग्रीन हाउस गैस में भी ये कंसीडर किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। उसके अलावा इसको मार्स गैस भी कहते हैं। दिस इज मार्स गैस। तो ये मीथेन के बारे में कुछ पॉइंट्स आप याद रखें। बहुत सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, CH4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है।
बिल्कुल डायमंड जैसा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा टेट्राहेड्रल। खैर, अब देखो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं तुमको, 1 2 3 4। सिग्मा बॉन्ड का तरीका क्या बताया गया है, कार्बन हाइड्रोजन के नंबर को जोड़कर एक कम कर दो। तो कार्बन का नंबर 1, हाइड्रोजन का नंबर 4, तो 1 + 4 5, 5 - 1, यानी मैं साथ साथ आपको टोटल सिग्मा बॉन्ड भी बताऊं। फोर। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आगे चलो, अगर उसी अल्केन के फॉर्मूले में जो फॉर्मूला है यहाँ पे हमारा वो है CnH2n+2, अगर इसी फॉर्मूले में n की जगह पर मैं 2 रख दूं, अभी मैंने रखा था n की जगह पर 1, अगर मैं n की जगह 2 रख दूं तो फॉर्मूला बन जाएगा C2H6। अब देखो कार्बन हमेशा कार्बन के साथ अटैच होगा, इसी को कहा जाता है कैटिनेशन, कार्बन कार्बन का सेल्फ लिंकेज हो जाना। अच्छा, अब बताओ इस कार्बन के साथ टेट्रावैलेंसी शो करना है तो 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा मॉलिक्यूलर हो गया। चलो, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चलो अब बताओ, यहां पे एक फॉर्मूला हम और लिख सकते हैं, मैं उस फॉर्मूले को भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। वो ये कि अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर चुके हैं तो अब आपके पास 2 तरीका है इस स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन बताने का। पहला तरीका तो ये है कि आप सारे कार्बन को एक साथ, सारे हाइड्रोजन को एक साथ बताइए। यानी आप यूँ समझिए कि क्लासरूम में मैं इंटर किया और मैंने काउंट किया टोटल बच्चे कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितनी हैं, सारे बच्चे हमने जाकर बताए। ऑफिस में गया और मुझसे किसी ने पूछा कि इमरान सर ये बताइए क्लास से आप आ रहे हैं कितने बच्चे हैं, तो मैंने उनको बता दिया जाकर कि टोटल बच्चे जो क्लासरूम में हैं वो 40 हैं, 40 बच्चे। तो फिर मुझसे ये पूछा जाएगा कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स, मैंने कहा चलो ऐसा है 20 बॉयज़ हैं और 20 गर्ल्स हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन मिली, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैंने इकट्ठे बता दिया कि टोटल 20 बॉयज़ हैं और 20 गर्ल्स हैं। मैंने ये नहीं बताया कि वो बॉयज़ किस तरह से बैठे हुए हैं, पहले बेंच पे कितने बॉयज़ हैं, दूसरे बेंच पे कितने बॉयज़ हैं, पहले बेंच पे कितनी गर्ल्स हैं, दूसरे बेंच पे कितनी गर्ल्स हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैंने ड्रॉ नहीं किया बाहर जाकर, मैंने सिर्फ ये बताया कि क्लासरूम में टोटल स्टूडेंट 40 हैं, उस 40 में 20 बॉयज़ हैं, 20 गर्ल्स हैं, मगर वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ये मैंने नहीं बताया। हर बेंच की अगर मैं इंफॉर्मेशन बताता तो शायद ऑफिस में एक क्लियर पिक्चर ड्रॉ होती क्लासरूम की। यहां पर भी अभी यही किया है मैंने, ये स्ट्रक्चर है, मैं आया और मैंने देखा कि 2 कार्बन हैं और टोटल 6 हाइड्रोजन हैं, मगर ये नहीं बताया गया कि किस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं। तो ऐसा बताना एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाता है कि एक कार्बन के साथ क्या क्या चीजें अटैच हैं। तो मैं अब इसको, इस स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके से इन्फॉर्म करूंगा तो ऐसा कहूंगा कि ये पहला कार्बन, इसके साथ कितने हाइड्रोजन, जवाब आया 3 हाइड्रोजन। फिर मैं या तो सिंगल बॉन्ड दिखलाता हूं या सिंगल बॉन्ड जनरली दिखलाया नहीं जाता, ये मैं बताऊंगा इसको 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। खैर, तो CH3, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर अगले कार्बन पर आ गए, दिस इज कॉल्ड CH3। यानी हर कार्बन के साथ जितना कुछ अटैच होगा उसको लिख देना, दिस इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब जरूरी नहीं है कि आप 2 कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखलाएं ही, आप इसको ऐसे भी दिखला सकते थे CH3.CH3, या आप इसको ऐसे भी दिखा सकते थे CH3CH3। यानी जब कुछ नहीं दिखाते हैं या डॉट दिखाते हैं तो इसका मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। उसी सिंगल बॉन्ड को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं या कई बार नहीं रिप्रेजेंट करते, तो ये इंफॉर्मेशन कहलाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला
जो ये बताता है कि हर कार्बन के साथ क्या क्या चीज़ अटैच है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूले से ज़्यादा अच्छा फार्मूला माना जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सीधा सीधी बता देता है कि टोटल कार्बन कितने, टोटल हाइड्रोजन कितने। लेकिन इम्पेरिकल फार्मूला आगे चल के बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा। इम्पेरिकल फार्मूला असल में स्ट्रक्चर बताता है, या स्ट्रक्चर से हम इम्पेरिकल फार्मूला आराम से लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूले से आप इम्पेरिकल फार्मूला नहीं लिख सकते, वो आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। खैर, इसके नोमेनक्लेचर पे चलते हैं। तो ज़रा देखिए, 2 कार्बन है, चाहे यहाँ से देख लीजिए 1 2 कार्बन 1 2 कार्बन 1 2 कार्बन, या इसमें देख लीजिए 1 और 2 कार्बन, और यहाँ पर देख लीजिए 2 कार्बन। तो 2 कार्बन को तो हम लोग कहते हैं, मैं अब नाम लिख रहा हूँ नोमेनक्लेचर, इथ। और बीच में सिंगल बॉन्ड है, डॉट को भी सिंगल बॉन्ड, नहीं कुछ दिखलाया तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और फॉर्मूले से तो पता चल ही रहा है 2 गुने से 2 ज़्यादा है, तो ये सिंगल बॉन्ड का कंडीशन है। दिस इज कॉल्ड इथेन। तो ये इथेन हो गया भाई। तो ये शुरू में हमने 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, n की वैल्यू 1 रखा तो मीथेन बना CH4, और n की वैल्यू 2 रखा तो इथेन बना C2H6। चलो और आहिस्ता आहिस्ता रखते जाते हैं और स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर मैं अल्केन के ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में n की जगह पर 3 रख देता हूँ, n की जगह पर 3 रख देता हूँ, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा C3H, 2 गुना करोगे 6, उससे 2 ज़्यादा 8। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखलाएंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अच्छा, इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड रह गया, जो दूसरा स्ट्रक्चर था उसमें आप देखिएगा टोटल सिग्मा बॉन्ड, तो कार्बन का टोटल नंबर 2 है और हाइड्रोजन का टोटल नंबर 6 था, तो 6 और 2 कितने होते हैं बेटा, 8। मैंने कहा था टोटल सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन को जोड़कर 1 कम कर दो, तो कार्बन 2 हैं और हाइड्रोजन 6 है, तो 6 और 2 8, 8 में से 1 कम कर दो, 7 सिग्मा बॉन्ड होंगे। स्ट्रक्चर जहाँ पे ड्रॉ किया गया वहाँ पे आप गिनिए, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे थे थ्रू 3 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हैं, सब सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा, तो 3 हाइड्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड, टोटल 6, बीच में कार्बन कार्बन के बीच में भी 1 सिग्मा बॉन्ड है, यानी टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड। यहीं पर देख लो 3 और 8 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 11, 1 कम कर दो, 10 सिग्मा बॉन्ड होंगे इसमें, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये हमने 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, और ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे एम्पिरिकल में, CH3 CH2 CH3, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन CH3, फिर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन CH2, फिर इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन CH3। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, चाहें तो इस CH3 और इस CH2 के बीच में एक डैश दे सकते हैं या डॉट दे सकते हैं, आइदर डैश मतलब सिंगल बॉन्ड और डॉट दे सकते हैं, फिर उसी तरीके से इस CH2 और इसके बीच में एक डैश या डॉट दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, सिंगल ही कहलाएगा। तो टोटल देखो 1 2 3 1 2 3, नाम हो गया प्रोप, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन, दिस इज प्रोपेन। टोटल सिग्मा बॉन्ड, टोटल सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने हो जाएंगे बेटा, दिस इज 10, 8 3 11, 11 में से 1 कम हुआ, कहलाया 10। तो पहले में बने हैं कितने, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने। साथ में एक चीज़ और सीखते चले जाएंगे, चूंकि हम लाइन से पढ़ रहे हैं, इसी को आगे चल के मैं डील करूंगा होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज ये होता है कि किसी भी फैमिली में जब सेम फंक्शनल ग्रुप हो या सेम हाइड्रोकार्बन हो, यानी अल्केन है तो खाली अल्केन, अल्कीन है तो खाली अल्कीन, अल्काइन है तो खाली अल्काइन, साइक्लो अल्केन है तो साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्कीन है तो साइक्लो अल्कीन,
अगर एल्कोहल पढ़ रहे हैं तो सारे एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कोई भी आइदर फंक्शनल ग्रुप हो या हाइड्रोकार्बन हो, सेम फैमिली होनी चाहिए बेटा। तो सेम फैमिली में जब आप चलते हैं तो दो लगातार मेंबर के बीच में एक कार्बन दो हाइड्रोजन का गैप होता है, इसी को हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो ज़रा देखो, अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूले पर पहले आते हैं, अल्केन में पहला फार्मूला था मीथेन का CH4, दूसरा फार्मूला था इथेन का C2H6, तीसरा फार्मूला प्रोपेन का हमने पढ़ा C3H8। इससे इसके बीच में कितने का गैप दिख रहा है बेटा? CH2 का। CH2 को दिखलाने का ये तरीका है, क्यों? क्योंकि कार्बन का टेट्रावैलेंसी चार्ज दिखलाना है आपको। दो यहाँ दिखला रहे हैं, दो वैकेंट जगह और बीच में दो हाइड्रोजन, टोटल 4 हो गए। तो ये है डिफरेंस, एक कार्बन बढ़ा, दो हाइड्रोजन बढ़े। फिर इस मेंबर से इस मेंबर तक जब आप आइएगा तो फॉर्मूला के हिसाब से CH2 का डिफरेंस मिलेगा। एक कार्बन बढ़ गया है, दो हाइड्रोजन बढ़ गए, तो कार्बन एक एक बढ़ता जाता है, हाइड्रोजन दो दो बढ़ते जाते हैं। तो अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो दो कॉन्सिक्यूटिव होमोलोगस सीरीज के मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस है विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला CH2। अगर हम इसका मास देखें तो कार्बन अकेले का मास 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। दो हाइड्रोजन है तो 1 मिलाकर 2 + 12 यानी मास 14U का डिफरेंस होगा। 14 AMU या 14U, 14U का डिफरेंस। जैसे इसका होता है 12 और 4 16U, तो अब इसमें आप जोड़ोगे तो 30U आएगा। देख लो, 12 दूनी 24 और 6 30, 12 तिया 36, 36 और 8 44, तो यहाँ से यहाँ 14, यहाँ से यहाँ 14। तो होमोलोगस सीरीज भी बहुत आसान है। होमोलोगस सीरीज बताता है कि सेम फैमिली के बीच में एक कार्बन दो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में डिफरेंस है और मास में डिफरेंस है 14U का। अब यहाँ तक तो हो गया कि जनरली किताबों में यही दिया हुआ है CH2 and 14U। मैं ऐसे ही पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप मुझे सिग्मा बॉन्ड का भी डिफरेंस बता सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का डिफरेंस CH2 और मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस 14U, या 14U के इंटरवल से बढ़ता जाता है या CH2 के डिफरेंस से बढ़ता जाता है। आप बिल्कुल AP वाले चैप्टर में जैसे पढ़ते हैं ना कि जो नंबर होता है वो कॉमन डिफरेंस के इंटरवल से आगे बढ़ता रहता है, यहाँ पर भी वैसे ही है। बिल्कुल AP वाले स्टाइल में आप देखें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि जो मेंबर होते हैं होमोलोगस सीरीज के वो बिल्कुल अरेंज होते हैं, AP वाले स्टाइल में। एक एक कार्बन दो दो हाइड्रोजन, यही कॉमन डिफरेंस है बेटा। या मास के हिसाब से देखोगे तो 14 का डिफरेंस चलेगा। अब देखो 16, 30, 44 कहीं पे दिया हुआ है तो ये AP का हिस्सा है, क्योंकि 16 और 30 के बीच का डिफरेंस 14 है और 30 और 44 के बीच का डिफरेंस भी 14 है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से भी होमोलोगस सीरीज एक अरेंज वे में हुआ, यानी AP वाले को फॉलो कर रहा है, और वेट के हिसाब से भी। सिग्मा बॉन्ड के बारे में क्या ख्याल है, देखते हैं। इसके अंदर टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना, मैंने कहा दोनों को ऐड करो तो 4 + 1 कितना हुआ 5, एक कम कर दो, सिग्मा बॉन्ड 4। इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड कितना 6 2 8, एक कम कर दो 7। इसके अंदर कितना 8 3 11, एक कम कर दो, यानी कार्बन हाइड्रोजन को जोड़कर एक कम कर दो। तो क्या सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कितने होंगे? तो दो होमोलोगस सीरीज के बीच में सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस कितना देखने को मिल गया 3, और ये 3 यहीं से आया है, एक कार्बन दो हाइड्रोजन। तो आपको मेन जो याद रखना है वो CH2 से ही आपको पता चलेगा कार्बन 12 हाइड्रोजन 1 1 2 यानी टोटल 14U, और यहीं से पता चलेगा कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और दो हाइड्रोजन एक एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो टोटल 3 सिग्मा का डिफरेंस पाया जाएगा और 14U का डिफरेंस पाया जाएगा होमोलोगस सीरीज के मेंबर के बीच में। तो ये है हमारे पास एक तरह से प्रोपेन और ये। अब इसमें क्या था कि ये एम्पेरिकल फार्मूला, ये स्ट्रक्चर फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और ये है नोमेनक्लेचर। IUPAC में भी इसको यही कहते हैं, कॉमन नेम में भी यही कहते हैं। आगे से मैं बताऊंगा आपको चौथे पर कि डिफरेंसेस क्या हैं। यहीं पर एक चीज़ और सीखते हैं, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन।
जब 3 कार्बन आता है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, ये एक वर्टेक्स है या एक पॉइंट है, इसको कार्बन समझते हैं। दूसरा कार्बन सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से, यही है। एक कार्बन दूसरे कार्बन के बीच के इस बॉन्ड को दिखला रहे हैं, तो ये है एक कार्बन, ये है दूसरा कार्बन, दोनों के बीच का है ये बॉन्ड, हाइड्रोजन को नहीं दिखलाते इसमें, और ये है तीसरा कार्बन। तो ये सबसे आसानी से दिखलाया जाने वाला तरीका है। तो 3 कार्बन हो गए, 1 2 3, पहले और दूसरे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दूसरे और तीसरे के बीच में सिंगल बॉन्ड है। हाइड्रोजन नहीं दिखलाया जा रहा है, ये समझा जा रहा है कि वैलेंसी पूरी होगी हाइड्रोजन के मदद से, और इसको हम लोग कहते हैं सिर्फ बॉन्ड दिखलाया गया है, तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो आप देखें कार्बन कंपाउंड में डिफरेंसेस जो आ गया है दूसरे चैप्टर के मुकाबले इस चैप्टर में, वो है टर्मिनोलॉजी का। इसमें टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, उसके साथ साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, आइसोमेरिज्म, होमोलोगस सीरीज, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर में भी IUPAC नोमेनक्लेचर, कॉमन नोमेनक्लेचर, तो कई हैं टर्मिनोलॉजी। लेकिन अगर आप एक एक करके टर्मिनोलॉजी को समझते जाएंगे तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग भी होता चला जाएगा और बहुत आसान भी होता चला जाएगा, क्योंकि ये पूरी मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। आपने देखा एक हल्का सा झलक कि ये तो बिल्कुल AP वाले ऑर्डर में आ रहा है, तो अगर आप एक CS2 जानते हैं तो इसी CS2 से आपको 3 सिग्मा बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और साथ में 14U का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो ये है बहरहाल हमारे पास शुरू के 3 कार्बन जो हमने दिखलाए और बताए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अब चलो चौथे कार्बन की तरफ चले। अगर यही मैं कहूं कि N की वैल्यू हमने 4 रखा है, तो 4 रखने का मतलब टोटल कार्बन 4 है और टोटल हाइड्रोजन 10 है। अब मुझे इतना तो समझ में आता है कि मैं इसको ब्यूटेन कहूँगा, चूँकि 4 कार्बन है और अल्केन वाला फार्मूला है, तो 4 कार्बन को मैं ब्यूट लिखता हूँ और अल्केन का फार्मूला है तो एन करूँगा। लेकिन मैं बताऊँगा कि आपको 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन लिखने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, द वेरी फर्स्ट वे, स्ट्रेट लाइन बनाइए, चारों कार्बन को आपस में जोड़ दीजिए, ये 4 कार्बन हो गए, इस पे 3 हाइड्रोजन, इस पर 2 हाइड्रोजन, इस पर 2 हाइड्रोजन, इस पर 3 हाइड्रोजन। एम्पेरिकल फॉर्मूले पर आओ, CH3 CH2 CH2 CH3। एम्पेरिकल फार्मूला एक और बना सकते हो, CH3 CH2 होल ट्वाइस CH3। अभी समझाते हैं सारी चीज़। इसको हम लोग बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन पर भी बता सकते थे, 1 2 3 और 4। ये तो हमें समझ में आता है कि भाई ये फार्मूला दिया हुआ है। अभी तक हम लोगों ने यही किया था कि जितने कार्बन होते थे सबको सीधा सीधी ऐड करते चले जाते थे। 1 कार्बन तो अकेले रहते थे, 2 कार्बन तो 2 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से, 3 कार्बन तो तीनों कार्बन को सिंगल सिंगल बॉन्ड से, 4 कार्बन था तो चारों कार्बन को सिंगल सिंगल से जोड़ दिया। और कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, जिसको मैं अपनी ज़बान में कहता हूँ कार्बन के 4 हाथ पाँव। तो देखो कार्बन के 4 हाथ पाँव दिख रहे हैं क्या तुम्हें? सारे कार्बन के 4 हाथ पाँव। अब आ जाओ, कार्बन ने 4 हाथ पाँव बना लिए, यानी टेट्रावैलेंसी पूरी हो गई। तो अब इसको हम ऐसा लिख सकते थे ना कि इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2, इस कार्बन के साथ 2 और फिर लास्ट वाले कार्बन के साथ CH3। और ये है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, पहला दूसरा सिंगल बॉन्ड, दूसरा तीसरा सिंगल बॉन्ड, तीसरा चौथा सिंगल बॉन्ड, ये बिल्कुल नाम से 1 2 3 और 4। अब मैं जानबूझकर यहाँ पर नंबरिंग लिखना शुरू करता हूँ ताकि मैं दूसरे स्ट्रक्चर पे जब जाऊँ तो आपको समझ में आए। दिस इज फर्स्ट कार्बन, मैंने दे दिया ऐसे ही नोमेनक्लेचर का नंबरिंग, दूसरा, तीसरा, चौथा, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ऐसे ही अपने मन से लिख दे रहा हूँ मैं 1 2 3 4। तो कहा जाता है कि बीच में, यह बात हमेशा याद रखिएगा, बीच में अगर सेम चीज़ आ रही हो, स्टार्टिंग में नहीं, एंड में नहीं, स्टार्टिंग और एंड को हम लोग टर्मिनल कहते हैं। मैं टर्मिनल की बात नहीं कर रहा हूँ, किनारों की बात नहीं कर रहा हूँ।
नॉन टर्मिनल पोजीशन, किनारों से अंदर वाली, दोनों एंड से अंदर वाली पोजीशंस अगर रिपीट कर रही हो तो उसको मैथ की तरह लिखना है। मैथ की तरह लिखने का मतलब ये हुआ कि सबको एक साथ लिखकर हम लोग पावर लगा देते हैं। जैसे 5 × 5 × 5, 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? 3 बार। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 पे पावर 3? बिल्कुल वही तरीका है केमिस्ट्री में, जब कोई चीज़ रिपीट हो रही हो CH2 और बीच में वही डॉट लगाया गया है, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई ना समझें, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट मैथ के साथ कोरिलेट कर रहा हूँ। तो CH2 अगर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हम लोग लिख सकते थे CH2 पे पावर 2? यहाँ पे पावर ऊपर नहीं लिखा जाता, नीचे लिखा जाता है कि CH2 2 बार है, यही लिखा गया है, CH2 2 बार है। ये सिर्फ CH2 है इसलिए होल ब्रैकेट करके लिखा गया है। जैसे यहाँ 5 पे ब्रैकेट करके लिख दो, 5 पे पावर 3 है, 5 3 बार है, क्योंकि किनारे भी है ना, तो टर्मिनल्स नहीं लेना हमें, नॉन टर्मिनल लेना है। तो टर्मिनल को बिना ब्रैकेट के लिखा गया है और जो रिपीटिंग यूनिट है उसमें ब्रैकेट रखाया गया, यानी यही CH2 2 बार है। तो ब्रैकेट 2 जगह इस्तेमाल करते हैं बेटा, एक तो ब्रांचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा रिपीटिंग के लिए किया जाता है। तो ऐसा भी आपको मिल सकता है, किनारे वाले बीच वाले जब रिपीट कर रहे हो तो आप उसको एक साथ लिख लीजिए CH2 का होल ट्वाइस, 2 बार है होल ट्वाइस, यानी बिल्कुल पावर की तरह कंसीडर किया जाएगा। तो अब मुझे बताया जाए, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज द स्ट्रक्चर डायग्राम एंड दिस इज एम्पेरिकल फार्मूला। ये एम्पेरिकल का ही शॉर्टेस्ट एम्पेरिकल फार्मूला है, यानी एम्पेरिकल फार्मूले को और शॉर्ट किया गया, रिड्यूस किया गया, ये एम्पेरिकल फार्मूला है। और ये है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। इस सब को हम लोग स्ट्रेट बोलेंगे, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर लीनियर है, स्ट्रेट है, सीधा है। और अभी तक हम लोगों ने खाली स्ट्रेट स्ट्रक्चर पढ़ा है, लीनियर स्ट्रक्चर पढ़ा है। अब आ जाते हैं ये जो हमने अभी स्ट्रक्चर पढ़ा है C4H10 पर, इसका नाम क्या है? तो यहाँ से मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ IUPAC नोमेनक्लेचर अलग तरीके से, IUPAC और कॉमन नेम अलग तरीके से। पहली बार इसलिए पूरा नाम लिख रहा हूँ कॉमन नेम, आगे से मैं लिखूंगा CN, C फॉर कॉमन, N फॉर नोमेनक्लेचर या नेम, या ट्राइबल नेम भी कहते हैं इसको। तो IUPAC नेम एक लॉ पे बेस्ड है, एक सिस्टम है जो मैंने पढ़ाया था शुरू में, तो बोला था अल्काइल अल्केन, जिसमें अल्काइल मैंने कहा था ब्रांचिंग या साइड चेन को, और अल्केन कहा था मैंने पैरेंट कार्बन चेन या कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन को। तो पहले इसको समझते हैं IUPAC के लिए। यही हुआ, आप किनारा पकड़ लीजिए, एक किनारे से दूसरे किनारे तक आपको आना है, बीच में अगर कुछ गली कूचा मिल जाए तो उसे मैं ब्रांचिंग कहूँगा, साइड चेन कहूँगा। अगर कुछ छूट गया तो, नहीं छूटा वेल एंड गुड, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप पहले कार्बन से दूसरे कार्बन पे आए, छूटेगा कौन? कार्बन, याद रखेंगे। तो पहला कार्बन भी ले लिया आपने, दूसरा कार्बन, यही रास्ता है आने का। तो आप चाहे चौथे से पहले की तरफ जाएं या पहले से चौथे की तरफ आएं, क्या कोई कार्बन आपको छूटता हुआ नजर आ रहा है? जिस पर आप नहीं पहुंचे हैं उसको छूटना कहते हैं। तो आप पहले से दूसरे पर आ गए, दूसरे से तीसरे पर आ गए, तीसरे से चौथे पर आ गए, थ्रू दिस सिग्मा बॉन्ड। इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू आप बहुत आराम से आ गए। जब बहुत आराम से आप आ गए तो इसका मतलब कुछ छूटा नहीं। जब कुछ नहीं छूटा तो आप सीधे 4 कार्बन का लिखेंगे ब्यूट, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है एन, दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन। अगर छूट जाता तो उसे पहले लिखते अल्क आइल करके। अल्क मतलब जितने कार्बन छूटते, 1 कार्बन छूटते तो मिथाइल, 2 कार्बन छूटता तो इथाइल, 3 कार्बन छूटता तो प्रोपाइल, 5 कार्बन छूटता तो पेंटाइल, और जो ले लिया जाता उसको एन। तो जो IUPAC में कार्बन ले लिए जाते हैं, काउंट कर लिए जाते हैं कार्बन टू कार्बन, उसे हम लोग एन के साथ लिखते हैं, और जो छूट जाता है उसको ब्रांचिंग के तौर पे। अभी नहीं छूटा इसलिए रहने देंगे। अब सुनो, कॉमन नेम में क्या है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रेट के लिए एक वर्ड, दैट इज नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल ब्यूटेन। कॉमन नेम में ये N के माने होते हैं नॉर्मल, N स्टैंड फॉर नॉर्मल, N स्टैंड फॉर नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है लीनियर या स्ट्रेट,
मीन्स नो ब्रांचिंग, कुछ भी लिख सकते हैं। नॉर्मल मीन्स नो ब्रांचिंग। और कॉमन नाम लिखना यहाँ पर जो तरीका है अल्केन में वो ये है कि सारे कार्बन काउंट कर लिए जाएंगे, चाहे वो ब्रांचिंग के हों चाहे वो पेरेंट हो। जितने कार्बन है सारे, अब शुरू में ही पता चल गया था 4, मतलब कॉमन नेम में तो ब्यूटेन आना है। यहाँ आई वाइल का कॉन्सेप्ट नहीं है, ब्यूटेन तो आना है, ये याद रखिएगा, ब्यूटेन आना ही आना है। बस फर्क क्या होगा वो बताता हूँ मैं। अगर आप स्ट्रेट रखेंगे तो लिखेंगे नॉर्मल ब्यूटेन, अगर ब्रांचिंग आएगा तो देखेंगे क्या वर्ड होगा। फिलहाल स्ट्रेट के लिए नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा चाहूँ तो ये कह सकता हूँ कि IUPAC में तो नाम इसका प्रोपेन है, 1 2 3, पहला दूसरा 3 प्रोप, और सब जगह सिंगल बॉन्ड प्रोपेन। या कॉमन नाम में मैं कह सकता था नॉर्मल प्रोपेन। नॉर्मल इसलिए क्योंकि कोई ब्रांचिंग नहीं है, अभी तक के स्ट्रक्चर में कोई ब्रांचिंग आया ही नहीं है। अब मैं ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो अब देखो ब्रांचिंग कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है वो भी एक तरीका सीखेंगे। और क्यों आखिर चौथे कार्बन पर ही ब्रांचिंग आया, पहले पर ब्रांचिंग नहीं आया, दूसरे पर नहीं आया, तीसरे पर नहीं आया, उसका क्या रीजन है। तो ब्रांचिंग पहले समझते हैं। ब्रांचिंग क्या है कि आप स्ट्रेट स्ट्रक्चर में से, ये बात समझना जरूरी है कि पहले एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, उसमें से आपको टर्मिनल वाले कार्बन को हटाना है। अब आपकी मर्जी है, चाहे पहला नंबर जो टर्मिनल है उसको हटाएं या चौथा नंबर जो टर्मिनल है उसको हटाएं। टर्मिनल मतलब किनारा, इंड पर के, चाहे उस इंड से हटाएं चाहे इस इंड से हटाएं, इंड पर के कार्बन को हटाना है। एक कार्बन को हटाएंगे, याद रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एक कार्बन को हटाकर अब उसको लगाना है नॉन टर्मिनल कार्बन पर, यानी यहाँ पर 1 2 3 4 है, मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ कि चौथा मैंने हटा दिया तो 1 2 3 बचा। अभी मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन सबसे लास्ट में लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये कार्बन मैंने हटा दिया, जैसे ये मानो ना 1 2 3 4, चौथा कार्बन हटा दिया, सिर्फ 3 कार्बन बचे। अब जो चौथा आपने हटाया है उसको लगाना कहाँ है, इस पर नहीं लगाएंगे क्योंकि अब ये टर्मिनल दिख रहा है, इस पर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये टर्मिनल दिख रहा है, यानी टर्मिनल को हटाकर नॉन टर्मिनल पे लगाना ब्रांचिंग कहलाता है। इसीलिए पहले एक ओपन स्ट्रक्चर बना दिया करो, लीनियर, बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर, सीधा सीधी नॉर्मल स्ट्रक्चर पहला बना देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, किसी किनारे को पकड़ेंगे और उस किनारे को लगाएंगे नॉन किनारा वाला टर्मिनल। नॉन किनारा बोले तो नॉन टर्मिनल। तो देखो ये किनारा है, ये किनारा है, यही है जो किनारा नहीं है, इस पर लगाएंगे। ये हमारा चौथा कार्बन था। अब वैलेंसी को पूरा करेंगे बेटा विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। चलो मैं इस कलर से बना रहा हूं, इसके एक बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, 3 और आ गए। इसने टोटल 3 बॉन्ड बना लिया, 1 हाइड्रोजन आ गया। इसने 1 बॉन्ड बनाया, 3 हाइड्रोजन आ गए। ये कार्बन जो आपका ब्रांचिंग में दिख रहा है, इसने कितने किए हैं, तो इसने भी 1 ही बॉन्ड बनाए थे इसके साथ, बाकी 3। तो पहली बात तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो तो तुम्हें पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 4 एंड टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 3 6 7 3 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 2 क्लासरूम है, एक क्लासरूम में इस तरह से बॉयज़ एंड गर्ल्स बैठे हुए हैं या अरेंजमेंट है 10 बच्चों का, और दूसरे क्लास में इस तरह से अरेंजमेंट है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास 2 क्लास हों और दोनों क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 हों, जिसमें बॉयज़ 4 हों, गर्ल्स 10 हो, सॉरी 14 स्टूडेंट है टोटल स्टूडेंट 14 है। आउट ऑफ 14 4 आर बॉयज़ 10 आर गर्ल्स। तो उनका अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है क्लासरूम में। ज़रूरी नहीं कि वो 14 बच्चे एक क्लासरूम में जैसे बैठे हुए हैं दूसरे क्लासरूम में भी 14 बच्चे वैसे ही देखने को मिले, उनका अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो आगे मैं अभी स्टार्ट करूंगा यहीं पर इसका मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसका स्ट्रक्चर इसके स्ट्रक्चर में फ़र्क है बेटा। यहाँ मेन 4 कार्बन तक आप गए हैं, यहाँ आप 4 कार्बन तक नहीं पहुँच पाएंगे। अच्छा चलो मैं यहीं पे बताता हूँ तुम्हें, जब तुमने स्ट्रक्चर अलग अलग लिखा
तो क्या तुम इम्पेरिकल अलग अलग लिख सकते थे? चलो मैं इम्पेरिकल इधर दिखला देता हूँ, उधर जगह नहीं है। तो अगर मैं इसका इम्पेरिकल ड्रॉ करने को आता, किसका? बी वाले स्ट्रक्चर का इम्पेरिकल फॉर्मूला, तो बताओ क्या करता? इस कार्बन के साथ क्या अटैच है? 3 हाइड्रोजन। अच्छा, इस कार्बन के साथ क्या अटैच है? तो देखो इस कार्बन के साथ अटैच है 1 हाइड्रोजन और दूसरा CH3। इस कार्बन के साथ तो 3 हाइड्रोजन थे। फिर आप आगे बढ़े तो आपको बढ़ना कैसे आगे है वही बता दूं मैं। बढ़ना इस तरह से, दिस इज, ये किनारा था, ये बीच वाला और तीसरा फिर किनारा। चूंकि मैंने एक चौथे किनारे को हटाया था तो यही 3 किनारे बचे थे, 1 2 3, और चौथा तो हमारा ये था। तो इसका मतलब 1 2 3, इसको अभी हम चौथा मान तो रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। IUPAC में लिखा नहीं जाता जनरली, ब्रांचिंग में ये चौथा होता, बस PCC का नाम लिखा जाता है, पैरेंट कार्बन चेन का। तो 1 2 3। तो अब बताओ पहले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन? 3। दूसरे कार्बन पर कितने हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन, और साथ में दूसरा जो हाइड्रोजन होता था यहाँ पर, उसके बदले में CH3 दिख रहा है, उसके बदले में CH3। तो इस CH3 को ब्रैकेट में लगाएंगे। जब भी CH3 ब्रैकेट में आए, ये भी समझना है, जब भी CH3 यानी वही किनारे वाली चीज, CH3 हमेशा किनारे में मिलेगा। तो CH3 वाली चीज अगर ब्रैकेट में लिखा जाए और बीच में लिखा जाए तो समझ जाना ब्रांचिंग है, और CH2 ब्रैकेट में लिखा जाए तो बिना ब्रांचिंग के। ये डिफरेंस है जिसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे। CH2 लिखा हुआ हो तो आप समझिएगा कि लीनियर स्ट्रक्चर है, और CH3 ब्रैकेट में लिखा हुआ मिल जाए बीच में तो ब्रांचिंग है। यानी पहला कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पर 1 हाइड्रोजन और दूसरा CH3, फिर तीसरे कार्बन पर CH3, दिस कार्बन हैविंग CH3। तो क्या इंपेरिकल फॉर्मूले में भी डिफरेंसेस आ रहा है? वो तो आना ही आना है, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? स्ट्रक्चर फॉर्मूले का ही रिप्रेजेंटेशन है, कि जैसे जैसे स्ट्रक्चर में हर कार्बन के साथ क्या क्या चीज़ अटैच है, इसी इंफॉर्मेशन को लिखने का नाम इंपेरिकल फॉर्मूला है। तो इंपेरिकल और स्ट्रक्चर आप एक माने। स्ट्रक्चर में बॉन्ड दिखलाते हैं, यहाँ बॉन्ड नहीं दिखलाते, यहाँ सिंगल बॉन्ड को खत्म कर देते हैं, सीधे सीधी इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, 1 कार्बन हाइड्रोजन और ब्रांचिंग, फिर CH3। तो ये तो हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन देखो इसी का, क्या ये पहला कार्बन था, क्या ये दूसरा कार्बन था, क्या ये तीसरा कार्बन था? तो आप चौथे कार्बन को यहाँ से हटा रहे हैं। अब चौथे को हटाकर आप इन दोनों किनारे पे तो लगाएंगे ही नहीं, आपको लगाना होगा दूसरे पर। तो ये हमने लिख दिया बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। यही कार्बन साथ में 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन 1 हाइड्रोजन साथ में CH3, और फिर ये एक कार्बन जो CH3 है। तो ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, इंपेरिकल फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला। क्या सब में डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं? स्ट्रक्चर बदला बेटा तो याद रखो इंपेरिकल बदल गया, और साथ में बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन भी बदल गया। सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, उसके अलावा सारी चीज़ें बदल रही हैं। नाउ द पॉइंट टू अंडरस्टैंड द नोमेनक्लेचर रूल्स फॉर ब्रांचिंग स्ट्रक्चर। हमें ब्रांचिंग स्ट्रक्चर का अब वक्त आ गया है कि हम नोमेनक्लेचर सीखें। तो नोमेनक्लेचर कैसे सीखते हैं? तो सबसे पहले IUPAC के लिए मैंने क्या रूल पढ़ाया है उस पर आइए। IUPAC के लिए रूल ये पढ़ाया है कि जब भी कोई स्ट्रक्चर हो तो आप किनारे से चलना शुरू करेंगे दूसरे किनारे तक, यानी टर्मिनल टू टर्मिनल चलेंगे और कार्बन कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। अब ये भी एक किनारा है, ये भी एक किनारा है, 1 2 3, यही है 1 2 3। तो ये 1 2 3। अब कोई बोले कि सर हम ऐसे भी चल सकते थे 1 2 3, इट्स ओके। दूसरे पे आपको ब्रांचिंग छूटता हुआ मिल जाता, जैसे अभी भी दूसरे पे ब्रांचिंग, क्योंकि जिस कार्बन को आपने नहीं काउंट किया वो ब्रांचिंग है बेटा, दिस इज ब्रांचिंग। तो इसका मतलब आप इसमें कैसे भी चलें, इस किनारे से इस किनारे चलें, ये छूट जाएगा। जैसे मैं सिर्फ समझाने के लिए 2-3 दिखला देता हूँ कि हम कैसे कैसे चल सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो ऑप्शन ये है कि यहाँ से कोई चले 1 2 3, या कोई इधर से चले 1 2 3। तो आपको दूसरे पर हर बार कुछ ना कुछ छूटता हुआ दिखाई देगा। कोई भी आप कॉम्बिनेशन चला लो, बस किनारे से चलना है, इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि 20 से आप चल नहीं सकते। 20 से चलने पे कार्बन कार्बन के चेन छोटे हो जाएंगे,
1 के बाद इधर 2 चलोगे, 1 के बाद इधर 2 चलोगे, 1 के बाद इधर 2 चलोगे। अगर 20 से चलना शुरू किए हो तो 20 से कभी चला नहीं जाता, हमेशा किनारे से चलते हैं। और किनारे से भी चलने में आप कोशिश ये करेंगे कि आपको कार्बन कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन मिले, यानी काफ़ी बड़ा चेन मिले, और दूसरा ब्रांचिंग जल्दी मिले। ये रूल दिमाग में फिट कर लीजिए, यही रूल है नोमेनक्लेचर करने का, कि कार्बन से कार्बन तक जब हम चलेंगे तो हमें लॉन्गेस्ट चेन मिलना चाहिए और साथ में जल्दी ब्रांचिंग मिलना चाहिए। तो यहाँ पर तो खैर जल्दी का सवाल ही नहीं उठता, यहाँ पे तो एक ही ब्रांचिंग मिल रहा है और वो दूसरे पर ही मिल रहा है, और दूसरा ही सबसे ज़्यादा जल्दी हुआ, क्योंकि पहले पे तो ब्रांचिंग मिल ही नहीं सकता ना, क्योंकि पहला कार्बन तो टर्मिनल है। तो आप टर्मिनल को छोड़कर देखेंगे तो ब्रांचिंग आपको हमेशा दूसरे पर मिलेगा। अब इसका नोमेनक्लेचर क्या है वो सुनिए। तो जो ब्रांचिंग में छूट गया बेटा, उसका नाम लिख लो। क्या एक कार्बन छूटा है तो मिथ, और ब्रांचिंग के लिए आइल बोला जा रहा है, दिस इज कॉल्ड मिथाइल। यही स्पेस था वैकेंट जो आकर दूसरे पे लगाया है। यही हमने जब काउंट किया ना, तो हम काउंट कैसे करते हैं वो बताते हैं। हम काउंट ऐसे करते हैं, तो हमने काउंट किसको नहीं किया, CH3 और ये वैकेंट स्पेस, यही वैकेंट स्पेस आके जुड़ा है दूसरे पोजीशन से। तो एक्चुअली यहाँ पर जब हम काउंट कर रहे हैं तो 3 कार्बन काउंट हो गया है, ये ऊपर का नहीं काउंट हुआ, यानी स्पेस प्लस ये कार्बन, यानी वो बॉन्ड आप मानिए, वो बॉन्ड प्लस वो कार्बन काउंट नहीं हुआ। तो एक कार्बन का मिथ है और स्पेस का नाम है आइल। तो पहले आप ब्रांचिंग का ही नाम लिखेंगे, जैसे क्लोज स्ट्रक्चर हो जाता था तो पहले हम साइक्लो लगाते थे, और जो पहले लगाते हैं उसको प्रीफिक्स कहते हैं बेटा। तो प्रीफिक्स के तौर पे आप लगाएंगे आइल, ब्रांचिंग, वही लिखवाया था मैंने, अल्क आइल। ये अल्क है मिथ, एक कार्बन है तो मिथ, यानी अल्क आइल। अब आप लिखेंगे पैरेंट कार्बन चेन, 3 कार्बन का है तो प्रोप, और सब जगह सिंगल बॉन्ड तो एन। तो इसका नाम हो गया बेटा 2 मिथाइल। आप चाहें तो आगे 2 लगा सकते हैं, क्योंकि दूसरे कार्बन पर आपको ब्रांचिंग मिला। तो ये बेहतर है कि आप पोजीशन भी मेंशन करें। अगर आप इस लेवल पे पोजीशन मेंशन नहीं भी करेंगे तो चलेगा, आप सिर्फ मिथाइल प्रोपेन बोल दीजिए। या बेटर है कि जब आपने नंबरिंग किया है तो आप बता दीजिए कि दूसरे कार्बन पर ब्रांचिंग है। तो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये IUPAC के अंदर नोमेनक्लेचर हो गया हमारा। अब आते हैं कॉमन नेम की तरफ। तो कॉमन नेम आपको याद रखना होगा। कॉमन नेम में बताया ये गया है कि जितने कार्बन हैं सबको एक साथ लिख दिया जाएगा ब्यूटेन। क्योंकि 4 कार्बन है तो कॉमन नेम में हम लिख देंगे ब्यूटेन बेटा। कॉमन नेम तो हो गया ब्यूटेन। लेकिन अगर ब्रांचिंग आपको मिल जाए तो वर्ड यूज होगा आइसो। आइसो एक ब्रांचिंग के लिए यूज होता है या 2 मिथाइल के लिए यूज होता है। आइसोब्यूटेन कॉमन नोमेनक्लेचर का सिस्टम है, जिसमें आइसो के माने होते हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, आइसो के माने होते हैं या दूसरे कार्बन पर ब्रांचिंग, या 1 ब्रांचिंग, एक ही ब्रांच हो। तो नॉर्मल हम लोग कहते हैं स्ट्रेट को, लीनियर को, और आइसो कहते हैं एक ब्रांचिंग को जो दूसरे पोजीशन पे होता है। तो आइसो मीन्स ब्रांचिंग। तो आपने ब्रांचिंग के लिए तो आइसो लिख ही दिया है। अब टोटल कार्बन को गिनिएगा तो टोटल कार्बन 4 है, इसलिए ब्यूटेन। तो आपने क्या पाया कि जब 4 कार्बन होते हैं तो हम उसको 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, A और B में, स्ट्रेट प्लस ब्रांचिंग। स्ट्रेट हुआ तो नॉर्मल होगा और ब्रांचिंग आया तो आइसो होगा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 ही है। तो नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसो ब्यूटेन, IUPAC नोमेनक्लेचर में कहेंगे तो ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन आर द आइसोमर। तो आइसोमर में क्या क्या पता चला आपको? सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। अलग क्या क्या होते हैं? स्ट्रक्चर, एम्पेरिकल, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, IUPAC नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम। स्ट्रक्चर बदल गया तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग। सेम क्या क्या है? सेम है मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और सेम क्या है? दोनों में सेम है
टोटल सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड भी जो हम लोग निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से ही। कार्बन हाइड्रोजन का नंबर जोड़ लो, 14, एक कम कर दो 13, गिन लीजिए आप टोटल सिग्मा बॉन्ड, चाहे इसमें गिनिए चाहे इसमें गिनिए, यू विल गेट 13 सिग्मा बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो वी विल गेट 13 सिग्मा बॉन्ड। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बेटा, टोटल सिग्मा बॉन्ड सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तो आइसोमेरिज्म में ये सब चीज़ें सेम होती हैं और जो डिफर करती है वो सब चीज़ें इधर हैं। तो पूरे कंपाउंड में दो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग हो, उसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो मैंने अल्केन के नोमेनक्लेचर में ही आपको दो बातें सिखाई। नंबर 1, पहली बात सिखाया मैंने होमोलोगस सीरीज कि सेम फैमिली में जब आप चलते हैं लगातार कॉन्सिक्यूटिव तो CH2 का डिफरेंस मिलता है, यानी 14U का या 3 सिग्मा बॉन्ड का। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताया कि कम से कम 4 कार्बन चाहिए ताकि आप दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सके। 3 कार्बन से क्यों नहीं कर सकते, 2 कार्बन से क्यों नहीं कर सकते, 1 कार्बन से क्यों नहीं कर सकते। अब चलो यही 3 कार्बन लिखा हुआ है मेरे पास, मैं बताना चाह रहा हूं कि शुरू के 3 कार्बन का स्ट्रक्चर लीनियर ही क्यों आता है। तो मैंने आपको ब्रांचिंग के लिए क्या रूल सिखाया, ब्रांचिंग के लिए ये रूल सिखाया कि पहले लीनियर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया कीजिए, उसके बाद आप टर्मिनल को हटाइए। जब यहाँ से आप टर्मिनल को हटाएंगे तो आपको 2 कार्बन मिलेगा, पहला दूसरा। ये बता रहा हूँ ब्यूटेन का केस, सॉरी प्रोपेन का केस। तो आप टर्मिनल को हटा चुके हैं, अब इसे लगाना है। कहाँ लगाना है, नॉन टर्मिनल पे। यहाँ लगा नहीं सकते क्योंकि ये टर्मिनल है, यहाँ लगा नहीं सकते ये टर्मिनल है। तो टर्मिनल को हटा के नॉन टर्मिनल पे लगाना होगा। तो ये कम से कम 4 कार्बन पर ही आपको दिखेगा कि 4 कार्बन में से चौथा कार्बन हटाइएगा, 3 कार्बन बच जाएगा जिसमें दूसरा कार्बन नॉन टर्मिनल होगा। पहले और तीसरे टर्मिनल बन जाएंगे जैसे ही चौथा हटेगा। पहला तो टर्मिनल था ही, अब तीसरा भी टर्मिनल हो जाएगा यहाँ। तो आपको 4 कार्बन चाहिए ही, तभी आप बना सकते हैं दूसरा स्ट्रक्चर। इसको आगे चलकर आप पढ़िएगा हायर क्लास में चैन आइसोमर कहते हैं। चूंकि यहाँ चैन सिस्टम है कि ओपन चेन जो था वो 4 मेंबर का पीसीसी था, इसमें 3 मेंबर के पीसीसी हो गया। तो दीज आर द चैन आइसोमर्स। तो यहाँ चैन आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट था जिसको आइसोमेरिज्म के नाम पर आपको या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के नाम पे पढ़ाया जाता है। तो खैर बहरहाल मैंने आपको कार्बन का नंबर, हाइड्रोजन का नंबर सेम करके पढ़ा दिया। अब चूंकि यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया है वर्ड आइसोमेरिज्म, तो मैं यहीं पर आइसोमेरिज्म को डील कर लेता हूँ। आइसोमेरिज्म, और मैं चौथे कार्बन का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, बस लिख दूंगा। 5वें कार्बन को मैं समझाऊंगा और छठा आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो चलिए आइसोमेरिज्म यहां मैं लिख दे रहा हूं, 2 और मोर कंपाउंड, या ऐसा लिखो, कंपाउंड हैविंग, कंपाउंड से मुराद हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मैं जगह छोड़ दूंगा यहां पर, बट एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्ट्रक्चर। देखो जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, उसके अंदर सेम सिग्मा बॉन्ड होंगे, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, उसका मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा, मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट 12 चौके 48 10 58 58, ठीक है। आगे क्या सेम होगा,
तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर वेट सेम, सिग्मा बॉन्ड सेम, साथ में केमिकल प्रॉपर्टी सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रिएक्शन एक जैसा होगा। डिफरेंट स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पे क्या क्या चीज डिपेंड करेगा, तो स्ट्रक्चर पे ही एम्पेरिकल फार्मूला डिपेंड करता है। एम्पेरिकल फार्मूला लिख नहीं रहा हूं यहां पर, आप समझ जाइए। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बहुत कुछ करता है डिफरेंस, तो अब स्ट्रक्चर पे आपने एम्पेरिकल लिख लिया, आप चाहो तो बॉन्ड लाइन भी लिख लो, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। मैं जो लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जनरली आता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, कंडक्टिविटी, ये सब चीज़ें। और केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है रिएक्शन, रिएक्शन टुवार्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हेलोजन, ये कैसे करेंगे ऑक्सीडेशन, कैसे करेंगे रिडक्शन, ये सब आता है। खैर फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो गई, एम्पेरिकल फार्मूला सेम हो गया। अभी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई, एम्पेरिकल फार्मूला डिफर हो गया, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन डिफर हो गया, स्ट्रक्चर डिफर था इसलिए। और क्या डिफरेंस पाए जाएंगे वो सुनिए। नोमेनक्लेचर में लिख देता हूँ डायरेक्ट, कॉमन नेम में भी डिफरेंसेस है, IUPAC नेम में भी डिफरेंसेस है। तो स्ट्रक्चर से ही हम लोग नाम लिखते हैं, स्ट्रक्चर से ही हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी लिखते हैं, तो इन सबों में डिफरेंसेस पाया जाएगा बेटा। तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोमर, फिनोमेना का नाम है आइसोमेरिज्म, और कंपाउंड को कहते हैं आइसोमर। अब ये जो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है, ये दो आइसोमर हैं आपके ब्यूटेन के। तो मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं अल्केन के अंदर, ये तो एम्पेरिकल फार्मूला वगैरह हो गया, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए अगर समझना चाहो, एक हल्का सा क्लासिफिकेशन तुमको यहीं पे पढ़ा देते हैं। आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है, एक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अभी जो मैंने डिफिनेशन आपको लिखा है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का लिखा है। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है जो आइसोमेरिज्म के नाम पर 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। दूसरी तरफ स्टेरियो आइसोमेरिज्म भी होता है। सिर्फ आपको मैं नाम बोल रहा हूं जहन में रखने के लिए, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। आपको ज़रूरत नहीं है कि इस वक्त ये पढ़ना है, मैं पढ़ाने भी नहीं जा रहा हूँ। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सिर्फ पढ़ाऊँगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी मैं दो ही आइसोमेरिज्म आपको पढ़ाऊँगा, हालांकि किताब में आपके एक ही है, लेकिन मैं डिफरेंसेस ज़रूर समझा देता हूँ आपको। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 6 आइसोमर होते हैं टोटल बेटा। एक कहलाता है चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। तो हमारे कोर्स में एक्चुअली यही है एनसीईआरटी बुक में आइसोमेरिज्म के नाम पर, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, सिर्फ यही हमें पढ़ना है, यानी चेन आइसोमर पढ़ना था आइसोमेरिज्म के नाम पर। जबकि दूसरा आइसोमेरिज्म जो मैं पढ़ाऊंगा वो पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा। तो मैं 2 आइसोमेरिज्म जरूर आपको डील कर दूंगा इस इनिशियल लेवल पर। जो नहीं पढ़ने वाले हैं उसे मैं यहाँ लिख देता हूँ डिफरेंट कलर से, मान लो ब्लू से, ये सब नहीं पढ़ना हमें। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चैन और पोजीशन आइसोमेरिज्म में पढ़ाऊंगा आपको, जिसमें एनसीईआरटी बुक में सिर्फ चैन आइसोमर है, मैं एक्स्ट्रा पोजीशन आइसोमर को भी डील कर लूँगा। खैर आगे चलिए, जो आपको मैं नहीं पढ़ाऊँगा वो है रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमेरिज्म ये हायर क्लास में आपको पढ़ना है। उसके अलावा फंक्शनल आइसोमेरिज्म या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म
टॉटोमेरिज्म या कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म। कहते हैं कि हायर क्लास में टॉटोमेरिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है और मेटामेरिज्म टोटल 6 आइसोमेरिज्म होते हैं जो स्ट्रक्चर में पढ़ने होते हैं। चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, टॉटोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म। और ये 2 पढ़ा दूंगा, ये 4 हायर क्लास के लिए रहने दीजिए, सिर्फ नाम जहन में रखिएगा। इंट्रोड्यूस कर दिया है मैंने नाम। स्टेरियो आइसोमेरिज्म आगे चलकर आप पढ़ेंगे 2 टाइप का होता है, एक कहलाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल, और एक कहलाता है बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। शॉर्ट में इसको GI, इसको OI कहते हैं। तो इतना कुछ आइसोमेरिज्म के नाम पर आपको हायर क्लास में पढ़ना होता है। स्ट्रक्चरल, स्टेरियो, और एक और होता है कॉन्फर्मेशन, लेकिन वो सब नीट और IIT JEE के सिलेबस में है। अभी फिलहाल इनिशियल लेवल पर आप जहन पे स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफर जिसका हो और मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसका सेम हो उसको आइसोमेरिज्म कहते हैं या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर की बहुत अहमियत है और उसमें भी हम लोग चैन पढ़ रहे हैं। चैन का मतलब ये हुआ कि आप एक स्ट्रेट चेन बनाएंगे और किनारे वाले को हटाकर ब्रांच में लगा देंगे, उसी को हम चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। जब पोजीशन आइसोमेरिज्म पर आऊँगा तब डील करूँगा पोजीशन आइसोमेरिज्म भी क्या है। यकीन रखिए यहाँ तक ज़रूर मैं पढ़ा दूँगा, बाकी चीज़ें रहने दीजिए, वो अभी पढ़ाया नहीं जाएगा, सिर्फ नाम बता दिया है ताकि जहन में आपके रहे। तो आइसोमेरिज्म पे वापस आते हैं। आइसोमेरिज्म में भी चैन आइसोमेरिज्म पर, तो चैन आइसोमेरिज्म में मैं ये लिखवा रहा था आपको कि चैन आइसोमेरिज्म के अंदर एग्जाम्पल चैन आइसोमेरिज्म का हम लिख रहे हैं अल्केन। अल्केन में पहला है मीथेन, दैट इज CH4। ये स्ट्रक्चरल या चैन आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, काट दिया। दूसरा है इथेन, C2H6, ये भी नहीं करता है। प्रोपेन C3H8 नहीं करता है। अभी हम लोगों ने ब्यूटेन के बारे में पढ़ा था कि जब कार्बन का नंबर 4 हो और हाइड्रोजन का नंबर 10 हो तो ये आइसोमेरिज्म शो करता है। और एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से 2 स्ट्रक्चर बनते हैं बेटा, और उन दोनों स्ट्रक्चर का डिफरेंस होने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ आइसोमर जो इसके बने हैं वो बने हैं 2 स्ट्रक्चर बने हैं बेटा। इनके नाम भी लिख देता हूँ। एक को कहा गया था नॉर्मल ब्यूटेन, याद करो मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन, और दूसरा कहलाता है बेटा आइसोब्यूटेन जिसमें एक ब्रांचिंग हो गया था। चौथे कार्बन को आपने हटाकर दूसरे कार्बन पे लगा दिया और पहला और तीसरा टर्मिनल बन गया जैसे ही आपने हटाया चौथे कार्बन को। तो नॉर्मल और आइसोब्यूटेन ये 2 ब्यूटेन हैं जो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में अलग अलग स्ट्रक्चर में। एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक में ब्रांचिंग होती है बेटा। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, यहीं पर समझ लो इन दोनों का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। ये दोनों यूज किया जाता है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, हमारे घरों में जो LPG होता है सिलेंडर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है सिलेंडर जो हमारे घरों में आते हैं खाना बनाने में जो यूज़ होता है, उसमें नॉर्मल और आइसोब्यूटेन भरा जाता है। तो नॉर्मल और आइसोब्यूटेन रखा गया है।
अगर आप यहीं पे जान ले तो ठीक है, वरना कोई ऐसी आफत नहीं है कि यहीं पे आपको ये चीज़ें जाननी है। वो क्या कि जितना लीनियर होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना हाई होगा। तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है? तो जो ओपन स्ट्रक्चर होंगे लीनियर, ब्रांचिंग की वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट कम होने का मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे वो मेल्ट हो जाएगा। यानी इन दोनों में अगर आपसे पूछे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो आप ये मान कर चलेंगे कि नॉर्मल ब्यूटेन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हाई है। क्यों? क्योंकि लीनियर का हाई होता है और आइसोब्यूटेन का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो जितने भी ब्रांच स्ट्रक्चर हैं उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कमज़ोर होता है और जितने लीनियर स्ट्रक्चर हैं उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में जो बहुत जल्दी बॉयल बन जाएगा या वेपर फेज में आ जाएगा वो है आपका आइसोब्यूटेन। तो खैर ये दोनों फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, इनको पहले लिक्विड बनाया जाता है फिर वो हल्का सा टेम्परेचर पे बॉयल हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर ब्यूटेन दो स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, नॉर्मल और आइसो, और अभी हमने यही देखा था। तो मैं आगे चलता हूँ, पांचवा अभी डील करेंगे पेंटेन। जब हम पेंटेन बनाएंगे तो हम ये पाएंगे कार्बन 5 हाइड्रोजन 12, इसके अंदर भी आइसोमेरिज्म होगा और चैन आइसोमर टोटल 3 बनेंगे बेटा। और छठा है हमारे पास हेक्सेन। हेक्सेन के अंदर C6H14, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर जो बनेंगे वो बनेंगे 5 हेक्सेन के अंदर। तो ब्यूटेन में 2, पेंटेन में 3 और हेक्सेन में 5। ये आइसोमर का तरीका है जो आइसोमेरिज्म बनेगा। तो आपको एक जनरल चीज़ तो मैंने सिखा ही दी है कि कैसे आइसोमेरिज्म होता है। और आइसोमर का बहुत आसान सा तरीका ये है कि आप टर्मिनल को हटाकर नॉन टर्मिनल पे लगा दीजिए। तो मैंने ब्यूटेन का देख रखा था, चलो पेंटेन के मैं 3 स्ट्रक्चर बनाता हूं, उसके बाद हेक्सेन का आपसे पूछेंगे कि 5 आपसे बना कि नहीं बना। तो मैं एग्जाम्पल में पेंटेन ले रहा हूं C5H12। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जब तुम निकालोगे तो ये पाओगे 12, 5, 17, एक कम कर दो बेटा 16। अब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनेंगे, चलो मैं पहला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। देयर आर 5 कार्बन्स। 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसका दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग क्या बना सकते हैं बोलो? तो मैं 5वें कार्बन को हटा रहा हूं। 4 कार्बन बन गए, 1, 2, 3, 4। जो बच गए उसको लिख दिया। अब जो आपने हटाया है 5वां, उसको कहाँ लगा सकते हैं? तो आप कहिएगा कि हम लगा सकते हैं सर यहाँ पर, या हम लगा सकते थे यहाँ पर, क्योंकि हमें लगाना है टर्मिनल के अलावा जगहों पर। तो आपने जब 5वां हटाया तो 4 कार्बन बचे, जिसमें पहला और चौथा तो टर्मिनल हो गया है। तो आप पहले और चौथे पे तो लगा ही नहीं सकते। तो आप कहाँ लगा सकते हैं? या तो दूसरे पर या तो तीसरे पर। आप यही सोच रहे हैं कि या तो मैं दूसरे पे लगाऊंगा या मैं तीसरे पे लगाऊंगा। अब मैं बताऊं ये दोनों सेम है, क्योंकि अगर आप इसको उलट कर सोचोगे तो ऐसा ही दिखेगा। तो जो स्ट्रक्चर खाली उलट देने से सेम हो जाए उसका मतलब वो स्ट्रक्चर अलग अलग नहीं है। मिसाल के तौर पे इस स्ट्रक्चर को, या 2 ब्लैक ही ले लेते हैं, ये दोनों ब्लैक मार्कर है बेटा। अगर मैं कहूँ एक इस तरह रखा हुआ है, एक इस तरह रखा हुआ है, तो क्या इसका नेचर बदल गया? नहीं। इसको उलट दोगे तो ये भी सेम हो जाएगा, या इसको उलट दोगे तो ये भी सेम हो जाएगा। तो याद रखिए 2 स्ट्रक्चर जिसको आप सिर्फ उलट दें और वो सेम हो जाए
उसको हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं मानते हैं। इसको केमिस्ट्री की ज़बान में कैसे कहते हैं? केमिस्ट्री की ज़बान में इस तरह कहते हैं कि IUPAC नोमेनक्लेचर का रूल क्या पढ़ाया था। IUPAC नोमेनक्लेचर का रूल मैंने ये पढ़ाया था कि आपको कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है और काउंटिंग उधर से करनी है जिधर से आपको ब्रांचिंग पहले मिल जाए, जल्दी मिल जाए। तो आपने इधर से काउंटिंग इसलिए किया क्योंकि आपको ब्रांचिंग दूसरे पे मिल गया। 1 2 3 4। अब कोई बोले मैं इधर से चलूंगा, 1 2 3 पे उसको ब्रांचिंग मिलेगा 4। कार्बन कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन तो 4 ही रहेगा, लेकिन इधर से चलने पे ब्रांचिंग तीसरे पर, इधर से चलने पर दूसरे पर। उसी तरीके से यहाँ पर चलेंगे इधर से तीसरे पर, लेकिन इधर से चलेंगे तो दूसरे पर। तो रूल क्या कहता है? आपको किधर से चलना है? जिधर से जल्दी मिल जाए। लोएस्ट लोकेंट रूल भी कहलाता है ये, लेकिन आप उतने टर्मिनोलॉजीज में अभी ना जाएं। आप सिर्फ इतना समझें, चूँकि आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10th क्लास में कार्बन कंपाउंड के नाम पर बस इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आप इंट्रोड्यूस वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा हाई लेवल तक ले जाकर सिर्फ पढ़ें। और वो हाई लेवल इतना है इस वक्त अभी कि आप बस ये सीखें कि कार्बन कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे और हम लोग उधर से चलना शुरू करेंगे जिधर से ब्रांचिंग जल्दी मिल जाए, पहले मिल जाए। तो ये तो काउंटिंग सही है, 1 के बाद 2, इधर से चलते तो 3 पर मिलता, तो बेहतर है 2 वाला काउंटिंग। लेकिन ये काउंटिंग गलत है बेटा, दिस काउंटिंग इज रॉन्ग। आप इधर से चलेंगे तो आपको दूसरे पर मिल जाएगा। तो टोटल 4 कार्बन, दूसरे पर 1 कार्बन, इधर भी टोटल 4 कार्बन, दूसरे पर 1 कार्बन। तो गोया ये दोनों अलग अलग नहीं है, सेम है। तो चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ, वी विल गेट सेम रिजल्ट, सेम नोमेनक्लेचर। इसका नाम हो जाएगा, अगर मैं नाम भी लिखता चलूं, इस समय हाइड्रोजन खुद से दे दोगे, इस तरह से हाइड्रोजन दे देना, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा नॉर्मल पेंटेन। IUPAC में लिखेंगे तो सिर्फ पेंटेन, ये कॉमन नेम में लिख दिया मैंने। IUPAC भी सोच रहा हूं मैं, तो मैं लिखूंगा पेंटेन। IUPAC, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी तो इसका एम्पेरिकल वगैरह भी बता देंगे आपको। फिलहाल आप समझिए इसको क्या लिखेंगे। इसको लिखेंगे, चूंकि ब्रांचिंग दूसरे पोजीशन पे है तो हम लोग कॉमन नेम में इसको लिखेंगे आइसो, और टोटल 5 कार्बन है तो पेंटेन। कॉमन नेम तो पूरे कार्बन को लिखने का नाम है। बोलो। अच्छा, IUPAC में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? दूसरे कार्बन पर एक ब्रांच मिला है तो 2 मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने हैं? 4 ब्यूटेन। तो ये IUPAC में नोमेनक्लेचर हो गया। IUPAC नोमेनक्लेचर कहता है पेरेंट कार्बन जितने होंगे जो काउंटिंग किया जाएगा सिर्फ उसी को काउंट करेंगे अल्केन में, और जो ब्रांचिंग छूट गया वो ब्रांचिंग है। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन या आइसोपेंटेन, और ऊपर वाला है नॉर्मल पेंटेन। तो ये हमने 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए। अब देखना ये है आहिस्ता आहिस्ता, क्या इसके अंदर और भी पॉसिबिलिटीज हैं? क्या इसके अंदर और भी पॉसिबिलिटीज हैं? तो उससे निकाल कर, 5वें को निकाल कर 2 कॉम्बिनेशन ट्राई किया, इत्तेफाक से दोनों सेम आ गया। तो अब इससे नहीं निकालेंगे, अब दूसरे वाले से निकालेंगे बेटा, दूसरे वाले से निकालेंगे। तो अब इसको तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि इसको निकालने से ये कार्बन टर्मिनल बन जाएगा और टर्मिनल पे ब्रांचिंग नहीं होती। तो आप पहला कार्बन इसमें नहीं निकाल सकते, चौथा निकाल लो। चौथा निकालने से ये वाला टर्मिनल हो जाएगा, इस पर ब्रांचिंग नहीं है, तो आप चौथा कार्बन को निकाल चुके हैं। और ये हो रही है हमारे पास काउंटिंग, 1 2 3, चौथा निकल गया। अब चौथा ना तो पहले पे लगेगा ना तो तीसरे पे लगेगा, अब लगेगा चौथा यहाँ, क्योंकि यहाँ इस कार्बन पे गुंजाइश बाकी थी, 4 बॉन्ड बनाता है। तो आपको करना बड़ा आसान है, 5वें को हटाकर कॉम्बिनेशन ट्राई कर लीजिए, फिर इस स्ट्रक्चर से हटाकर कॉम्बिनेशन ट्राई कर लीजिए। याद रखिए उस किनारे को नहीं हटाएंगे जिसके बराबर में आपने ब्रांचिंग लगा रखी है।
क्योंकि जैसे ही आप इसको हटाएंगे ना पहले कार्बन को, अब ये दूसरा कार्बन आपका टर्मिनल बन जाएगा और टर्मिनल पे ब्रांचिंग नहीं रहती, इसीलिए जैसे ही दूसरे पर ये लगाएंगे अब ये ब्रेक नहीं हो सकता। तो ये तरीका है हमारे पास। तो अब ज़रा देखा जाए, अगर मैं इसका कॉमन नाम लिखूंगा तो कॉमन नाम मैं इसका लिखता हूँ, जब दो ब्रांचिंग आ जाए तो नियो। सिंगल ब्रांचिंग के लिए वर्ड था आइसो और दो ब्रांचिंग के लिए वर्ड है नियो, और अगर कोई ब्रांचिंग ना हो तो उसके लिए वर्ड है नॉर्मल। तो यही तीन टर्मिनोलॉजी है बेटा। नॉर्मल मीन्स नो ब्रांचिंग, एन मीन्स नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स नो ब्रांचिंग, स्ट्रेट चेन रहे, जब कोई ब्रांचिंग ना हो तो नॉर्मल। आइसो वन ब्रांचिंग, एक तरफ ब्रांचिंग सिर्फ रहे। नियो जब दो ब्रांचिंग हो या टू साइड ब्रांचिंग हो तो उसे नियो कहते हैं। आईयूपीएसी, अच्छा नियो हो गया और पूरा कार्बन लिखेंगे 3 और 2 5 पेंटेन। तो नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन। अच्छा ये तो कॉमन नेम हो गया बेटा। आईयूपीएसी में नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पेरेंट कार्बन चेन 3 का। अच्छा 2 पे ब्रांचिंग है तो ऐसे लिखा जाएगा 2 2, एक एक करके लिखेंगे। 2 पर इधर ब्रांचिंग है, 2 पर इधर ब्रांचिंग है, तो 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। दूसरे पर ब्रांचिंग आपको दिख रहा है, एक ये मिथाइल है, एक ये मिथाइल है, 2 2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। दिस इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न भी होता है लोगों को, इसलिए मैं उस कन्फ्यूज़न को दूर कर देता हूँ। मान लेता हूँ, हालांकि मैं आगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपको सिखाऊंगा, लेकिन मान लेता हूँ ऐसे ही कहीं कुछ दिया हुआ है। तो अब आप देखिए, अगर आप काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, इस किनारे से चलते 1 2 3 पर ही ब्रांचिंग मिलता, इधर से चल रहे हैं तब भी 3 पे मिल रहा है, लेकिन 3 पे ब्रांचिंग मिल रहा है 2 कार्बनों का। यहाँ पर भी ब्रांचिंग 2 कार्बन का मिला है, लेकिन वो अलग अलग डायरेक्शन में मिला है। इधर एक ब्रांचिंग 1 कार्बन का, इधर फिर एक ब्रांचिंग 1 कार्बन का। यहाँ एक ही साइड में 2 ब्रांचिंग दिख रहा है बेटा, तो इसका नाम हो जाएगा तीसरे पर इथाइल, क्योंकि दोनों कार्बन अगर सेम एक ही साइड में हो और ब्रांचिंग हो तो उसमें सारे कार्बन को जोड़कर आइल लगाते हैं, इथ आइल। यहाँ सिर्फ एक था तो मिथाइल, ये भी एक था तो मिथाइल, तो 3 इथाइल 5 कार्बन तो पेंटेन। इसी में एक बात और समझा देता हूँ, आगे नोमेनक्लेचर में आसानी होगी। मान लो इस तरह से, तो अब अगर मैं काउंटिंग करूँगा 1 2 3 4 5 6, तो मैं क्या लिखूंगा? 3 पर इधर भी ब्रांचिंग है, उधर भी ब्रांचिंग है, तो मैं लिखूंगा 3 इथाइल। ये हमने लिख लिया, 2 कार्बन है 3 इथाइल। फिर लिखूंगा 3 मिथाइल, ये 2 ब्रांचिंग थे, 3 इथाइल 3 मिथाइल। ये इथाइल है 2 कार्बन वाला, ये 1 कार्बन वाला, तो 3 इथाइल 3 मिथाइल, 6 कार्बन है तो हेक्सेन। ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं अल्केन के अंदर नोमेनक्लेचर। तो कुल मिलाकर बात यह हो गई कि इस वक्त हम इसको लिख सकते थे 2 मिथाइल 2 मिथाइल। तो जब 2 मिथाइल 2 मिथाइल हो तो हम इसको एक साथ लिख देंगे 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो गया। तो अब मुझे बताइए, क्या इनके नॉर्मल, आइसो, नियो तीनों नाम अलग अलग हैं? कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम पेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी अलग अलग है। अगर आप इसका एम्पेरिकल बनाते बेटा तो क्या बनाते? CH3, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, C इसके साथ क्या है तो CH3 2 बार है। इस कार्बन के पास एक CH3 एक CH3, तो हम लोग लिख सकते हैं इस कार्बन पे CH3 ट्वाइस है। तो CH3 बेटा ब्रांचिंग होता है, ब्रैकेट में जब CH3 आता है तो ब्रांचिंग कहते हैं, और लास्ट में CH3। तो ये तो था इस तीसरे वाले नियोपेंटेन का एम्पेरिकल फॉर्मूला। चलो इसकी बात कर लेते हैं। CH3 CH
इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है और नीचे है CH3, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ब्रांचिंग है, उसके बाद CH2 CH3। ये एम्पेरिकल फार्मूला हमने बना दिया इस स्ट्रक्चर का। ऊपर वाला का बनाओगे तो CH3 CH2 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 और CH3, ये ऊपर वाले का हुआ। इसको शॉर्ट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि CH2 बीच में 3 बार दिख रहा है, तो सिंपली लिख सकते थे CH3 CH2 का होल थ्राइस CH3। तो एम्पेरिकल फार्मूला, शॉर्टेस्ट एम्पेरिकल फार्मूला, बाकी सब एम्पेरिकल फार्मूला, बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन, नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम, ये सब है। तो पेंटेन में यही 3 पॉसिबिलिटी बनता है। क्यों 3 बनता है? क्योंकि अब आप इससे ना तो पहला हटा सकते हैं क्योंकि दूसरे पर ऑलरेडी ब्रांचिंग है, ना तीसरा हटा सकते हैं क्योंकि इसको हटाने पर यही टर्मिनल बन जाएगा। तो आपको एक एक करके हटाते रहना है और उससे बनाते रहिएगा। तो पेंटेन के अंदर 3 बनते हैं। तो जनरली आपके लेवल पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं ब्यूटेन और पेंटेन से रिगार्डिंग, लेकिन जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोग हेक्सेन तक चलते हैं बेटा। हेक्सेन तक चलते हैं। चलो बताओ, अगर n की वैल्यू 6 हो जाए, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 6, हाइड्रोजन इज 14, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 19, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन को जोड़ दो, एक कम कर दो, सिग्मा बॉन्ड आ गया और सिग्मा ही बॉन्ड इसमें टोटल बॉन्ड होता है। तो चलिए भाई, इसमें तो 19 सिग्मा बॉन्ड है। आगे चलिए, इसका पहला स्ट्रक्चर, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। मैं सिर्फ कार्बन दिखला रहा हूँ, समझ जाना ये सब हाइड्रोजन है, वैलेंसी पूरी हाइड्रोजन के मदद से होगी। अब दूसरा बताता हूँ मैं, 5 कार्बन लो, 1 2 3 4 5। चलो नंबरिंग भी साथ में करते रहते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। शुरू में तो मैंने कहा लीनियर स्ट्रक्चर बना देंगे, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल हेक्सेन। अब इसमें आ गए हमने ये छठा कार्बन हटाया, अब इसको कहाँ लगाएं? तो एक ऑप्शन ये है कि दूसरे पे लगा दें, एक ऑप्शन और है बेटा यहीं पर। अभी इसी से बनेगा, इससे बना ये और इसी से बनेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ज़रा देखो, हम लोगों ने छठे को हटाया था तो कहाँ लगाया? दूसरे पर, जो काउंटिंग इधर से करनी है। इधर से करते तो चौथे पर, इधर से करेंगे दूसरे पर या फिर तीसरे पर। हम तो स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना। अब ये दोनों सेम नहीं है, इसको उलटने पर ये नहीं मिलेगा। इसकी दूरी जो है इधर से 4, इधर से 2 है। हाँ, ये नहीं बना सकते जो मैं बना रहा हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, 1 2 3 4 5 ये नहीं बना सकते। तो इसी को उलटोगे तो वो बनेगा। तो आप देखो ना, जब आप छठे से हटाते हो तो पांचवें और पहले पे तो जोड़ ही नहीं सकते। अब आगे 3 पोजीशन बनता है, 2 3 4, 2 और 4 एक जैसा है, 2 3 अलग अलग है। तो इधर से भी 3, इधर से भी 3, यानी 3 पे जोड़ सकते हैं या 2 पे जोड़ सकते हैं। अगर 2 पे जोड़ेंगे तो नाम होगा 2 मिथाइल पेंटेन, 3 पे जोड़ेंगे तो 3 मिथाइल पेंटेन। तो आप देखें, इनको हम लोग आपस में पोजीशन आइसोमर कहेंगे। पोजीशन आइसोमर की पोजीशन बदल गया, एक बार 2 पर, एक बार 3 पर, और ये दोनों सेम है बेटा, दोनों 2 2। खैर तो आप सिर्फ इतना जाने कि हम लोगों ने इस नॉर्मल स्ट्रक्चर से 2 स्ट्रक्चर बना दिए सिंगल सिंगल ब्रांचिंग वाले। अब आता है चौथा। अब यहां से देखेंगे, पहला तो हटा ही नहीं सकते, तो 5वां ही हटाएंगे। 5वां हटाएंगे तो 4 बचेगा, 1 2 3 4 कर दो, 1 2 3 4। अब देखिए कहाँ लगा सकते हैं ये मुझे बताइए। अब हम लोग लगाएंगे, जो हटाया है उसे हम कहाँ लगा सकते हैं? उसे हम दूसरे पे लगा सकते हैं, उसे हम तीसरे पे लगा सकते हैं, उसे हम तीसरे पे लगा सकते हैं।
पहले और चौथे पे तो नहीं लगा सकते ना, तो अब आपके पास ऑप्शन था कि आप उसे कहाँ लगाएंगे। तो आप सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसे हम कहेंगे 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, इसको कहेंगे 3 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, हेक्सेन, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। मैं लिख देता हूँ IUPAC नोमेनक्लेचर 2,3 डाई मिथाइल, क्योंकि दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन पे ब्रांचिंग है, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इसे लिखूंगा 2,2 डाई मिथाइल, 4 कार्बन है ब्यूटेन। इसे लिखूंगा 3 मिथाइल पेंटेन एंड दिस इज 2 मिथाइल पेंटेन एंड फाइनली हेक्सेन। तो ये 5 आइसोमर बने। अब जरा देखिए, इससे तो ये 2 काम हो चुका था, इससे भी 2 काम हमने कर लिया, चौथा और पांचवा। क्या इससे कर सकते हैं? देखते हैं। हम पहला हटाएंगे, तो पहला जैसे ही हटाओगे ऐसा कुछ बनेगा, उसको या तो दूसरे पे या इस पर रखोगे, यानी ये बनेगा या वो बनेगा। या आप हटाकर देख सकते हैं घर में, या तो 5वां हटाकर सोचो, 5वां हटाओगे तो उसको कहाँ लगाओगे, या तो दूसरे पर या तो तीसरे पर, दूसरे पे नहीं तो तीसरे पर। अच्छा, यहाँ से तो आप इसको हटा ही नहीं सकते, इसको हटाओगे तो लगाओगे कहाँ, जगह कहाँ है, इसको हटा के कहाँ लगा सकते हैं, ये टर्मिनल यहाँ पे जगह है ही नहीं, इस पे लगाने पे स्ट्रक्चर सेम आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है, इस यहाँ हटा ही नहीं सकते, चौथा पांचवा। तो कुल मिलाकर अगर आप कॉम्बिनेशन ट्राई करो, जो मैंने सिखाया है आपको कि किनारे पर से हटाना है और उसको लगाना है नॉन टर्मिनल कार्बन पे, तो आप यही पाएंगे कि इसमें टोटल मैक्सिमम 5 ही डिफरेंट स्ट्रक्चर बन सकते हैं। और स्ट्रक्चर को मेज़र करने का तरीका है, आप IUPAC नोमेनक्लेचर कर लीजिए। अगर आप IUPAC नोमेनक्लेचर कर लेते हैं और नोमेनक्लेचर अलग अलग आता है, तो आप समझ जाइए स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो यही आइसोमर होते हैं। आइसोमेरिज्म का मतलब हो गया, जिसमें खासतौर से मैं चैन आइसोमेरिज्म की बात कर रहा हूँ, कि सेम मॉलिकुलर फार्मूला, सेम सिग्मा बॉन्ड, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सेम मॉलिकुलर वेट, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट नोमेनक्लेचर, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट एम्पेरिकल फार्मूला, डिफरेंट बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो इनको हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म, और ये स्ट्रक्चर आपस में कहलाते हैं आइसोमर। तो अल्केन में 1 कार्बन का तो बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। 2 कार्बन दोनों टर्मिनल है, 3 कार्बन बीच वाला तो नॉन टर्मिनल है, लेकिन जब आप आखिर वाला हटाएंगे तो ये 2 कार्बन टर्मिनल बन जाएगा। तो 4 से शुरुआत होती है, तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर, पेंटेन के 3 आइसोमर और हेक्सेन के 5 आइसोमर बनेंगे। इसमें मैंने ये भी बताया आपको कि फिजिकल प्रॉपर्टी में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सब आता है, थर्मल कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस। लेकिन अगर आप सोचें तो जो LPG गैस है हमारा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो घरों के अंदर सिलेंडर होते हैं, उसमें भरा जाता है नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। मैं मानता हूँ उसमें प्रोपेन वगैरह भी मिक्स करके डाला जाता है, लेकिन मेजर कह सकते हैं जो अमाउंट होता है वो होता है ब्यूटेन का। ब्यूटेन में भी नॉर्मल और आइसोब्यूटेन के मिक्सचर्स डाले जाते हैं। उसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का जहाँ तक कॉन्सेप्ट है, तो कहते हैं लीनियर स्ट्रक्चर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और ब्रांचिंग का लो होता है। तो नियो वाले का तो सबसे कम होगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आइसो वाले का, और नॉर्मल वाले का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा। ज़्यादा का मतलब देर में बॉयल होगा, देर में मेल्ट होगा, मुश्किल से होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा तब जाकर होगा। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने अल्केन के अंदर आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैं 4 से 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ दूंगा, और इसी में साइक्लो अल्केन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला आपको IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना है, ये क्वेश्चन है, IUPAC नेम लिखने हैं, है ना, IUPAC नेम। स्ट्रक्चर में दे रहा हूँ,
ये कुछ ऐसे ही मैंने बता दिए हैं आपको। ये मान लीजिए इंग्लिश का लेटर M दिख रहा है, ये Z दिख रहा है, F C P I, ये ऐसे ही स्ट्रक्चर्स हैं, आपको इसके नोमेनक्लेचर बताने हैं। नो हाइड्रोजन वाला है, या यूँ समझिए बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशंस मैंने दिए हैं। खैर चलिए पहले मैं बताता हूँ, यहाँ तो कोई ब्रांचिंग है ही नहीं, नॉर्मल स्ट्रक्चर है, और मुझे खैर IUPAC लिखना है तो आप काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5। चूँकि ब्रांचिंग नहीं है तो काउंटिंग इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। टोटल 5 कार्बन, पेंटेन, पेंटेन, पेंटेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है C5H12। आगे चलिए, अब काउंटिंग इधर से होगा 1 2, चूँकि इधर से चलते तो 1 2 3 पे ब्रांचिंग मिलता, 3 4, तो इसे लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, 1 2 3 4 5, कहीं से भी रिंग के अंदर तो कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं। रिंग के अंदर कोई टर्मिनल नहीं होता, तो रिंग के अंदर आप कुछ भी काउंट कर सकते हैं कहीं से भी। तो अब आप बताइए, क्या मैं इसको कह सकता हूँ साइक्लो? रिंग है इसलिए नाम के आगे लगा दिया। 5 कार्बन है पेंटेन, 5 कार्बन पेंटेन। यहाँ पर पहले ही कार्बन पे ब्रांचिंग लेंगे, क्योंकि रिंग में तो आपको ब्रांचिंग पहले ही लेना होता है ना। तो 1 2 3 4 5, पहले पर एक कार्बन छूटा हुआ है, दिस इज 1 मिथाइल, 1 मिथाइल। ब्रांचिंग को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं साइक्लो पेंटेन। यहां पे आ जाइए 1 2 3 4 ब्यूटेन। यहां पर अगर आप चलेंगे तो आपको ब्रांचिंग मिलेगा, देखो 1 2 पे ब्रांचिंग मिल गया, 3 4। इधर से चलते तो 1 2 3 4, 3 पे ब्रांचिंग मिलता। तो बेहतर है कि आपको ब्रांचिंग लेना है जल्दी, तो आप लेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4 ब्यूटेन, 1 2 3 4 5 पेंटेन, यहां पर देखिए 1 2 3 4, 2 और 3 पे ब्रांच मिल रहा है, तो 2 3 डाई मिथाइल, दोनों पे एक एक कार्बन छूटते हुए मिल रहे हैं, तो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। और लास्ट है 1 2 3 4, यानी 1 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। तो इस तरह से हम लोगों ने आज नोमेनक्लेचर पढ़ा अल्केन और साइक्लो अल्केन, यानी पैराफिन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। और यहाँ हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालना सीखा, और साथ में मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस किए, जैसे एम्पिरिकल फार्मूला किसको कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या है, और साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कैसे समझा जाता है, चैन आइसोमर किसको कहते हैं, पोजीशन में डिफरेंसेस हो जाए तो पोजीशन आइसोमर कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अल्कीन और अल्काइन या साइक्लो अल्कीन साइक्लो अल्काइन मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वाला पार्ट कंसीडर करेंगे, और उसमें भी पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है। तो चैन आइसोमर तो मैंने आपको पढ़ा दिया अल्केन के अंदर, अल्कीन के अंदर आपको पढ़ाएंगे या अल्काइन के अंदर चैन आइसोमर्स के अलावा पोजीशन आइसोमर किसको कहते हैं। तो अल्कीन अल्काइन को बेहतर होगा कि आप एक बार देख कर आए, बाकी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं डील करूंगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर। थैंक यू वेरी मच।